नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कृथात एकेडमी। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने अपने लेक्चर नंबर 10 पूरे किए हैं, क्लास 10 पूरी कर चुके हैं हम अपनी। हमने पिछली क्लास में अपने में थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर हमने खाली हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ किया था, बट मुझे लगता है आप लोगों को वो पसंद नहीं आया। इसीलिए हम अपनी आगे वाली आने वाली क्लासेस को, इस क्लास को भी सेम पिछली क्लास की तरह दोनों ही भाषाओं में इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, पीछे हमने देखा था प्रश्न संख्या 220 तक हम कर चुके थे। आप आगे बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 221 के साथ। देखिए क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 221, क्वेश्चन नंबर 221। सेक्स ऑफ बेबी डिपेंड्स अपॉन हुज क्रोमोसोम। निम्न में से किसके गुणसूत्र पर बच्चे का लिंग निर्धारित करता है या निर्भर करता है। प्रश्न का ऑप्शन ए है मदर, माँ। ऑप्शन बी पिता। ऑप्शन सी बोथ मदर एंड फादर, माता पिता दोनों। ऑप्शन सी ग्रैंड मदर या दादी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फादर। देखिए, आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था मैंने, जो पिता के गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं और जो माता के गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। इसीलिए जब भी कभी भी जो भी लिंग निर्धारित होगा वह पिता के गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 222, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछता है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। मानव की आंख के लेंस का जो फोकल लंबाई होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए है प्यूपिल, पुतली। ऑप्शन बी रेटिना। ऑप्शन सी सिलेरी मसल्स, मांसपेशियां। ऑप्शन डी आइरिस। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स ये वो मांसपेशियां होती हैं जो हमारे की आई लेंस, नेत्र के जो लेंस को कंट्रोल करती हैं, जिसके एडजस्टमेंट करती हैं। वो कम, ज्यादा, छोटा, बड़ा, चौड़ा, लंबा, जो जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, ये अगर हमारा लेंस है तो ये दो सिलेरी मसल्स, एक ऊपर और एक नीचे, ये इन दो सिलेरी मसल्स के द्वारा ये कंट्रोल होता है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 223 क्या पूछा है इसने हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए मोनेरा इज अ मल्टी सेलुलर। मोनेरा जो है बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन बी प्रोटेस्टा इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर। प्रोटेस्टा जो है एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन सी फंगी डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कवक जो है वो है जल सूर्य संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन डी है फंगी डू नॉट हैव सेल वॉल। कवक में सेल वॉल नहीं होता, कोशिकीय भित्ति नहीं होती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो होते हैं कवक, जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 224 ये हमसे क्या पूछता है। प्रश्न संख्या 224 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय मेटल टॉक्सिसिटी। निम्न में से बताइए कौन सा रोग जो है वह धातु के जहरीले होने से नहीं होता। आपका ऑप्शन ए है मीनामाटा। ऑप्शन बी है इताई इताई। ऑप्शन सी है डर्माटिस। ऑप्शन डी है मीनामाटा और इताई इताई। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डर्माटिस। डर्माटिस जो है त्वचा से संबंधित एक बीमारी है। त्वचा, इसमें क्या होता है, हमारी त्वचा जो है जल जाती है, त्वचा में अलग अलग हमारे निशान पड़ जाते हैं, रैशेज पड़ जाते हैं। बाकी जो मीनामाटा है वह मरकरी से होने वाली बीमारी है, पारे से होने वाली, जबकि इताई इताई आपकी कैडमियम से होने वाली बीमारी है। ठीक है, ये दोनों के ही दोनों जो है धातु की जहरीलेपन से ही होती हैं। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 225 ये हमसे क्या पूछता है। देखिए क्या पूछा है इसने। विच इज नॉट एन इनऑर्गेनिक गैस। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गैस है। इनऑर्गेनिक का मतलब है जो कि आर्टिफिशियली मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी मानव द्वारा निर्मित की जाती है तो इसने नहीं पूछा है, नॉट। इसका मतलब इनमें से कौन सी नेचुरल गैस है। अमोनिया मानव द्वारा निर्मित की जाती है, NH4, जबकि हाइड्रोजन सल्फेट ये भी मानव द्वारा की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी मानव द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार सही उत्तर है मीथेन। मीथेन जो होता है आपका प्रश्न 225 का सही उत्तर है मीथेन, जिसका फॉर्मूला आपसे कई बार पूछ लेता है, जिसका होता है CH4। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 226 ये क्या पूछता है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो संधि किस से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ओजोन परत की सुरक्षा। ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, ग्रीन हाउस गैस की रिडक्शन के लिए, या ऑप्शन सी हैजार्डियस वेस्ट डंपिंग के लिए है, जहरीले पदार्थ अपशिष्टों का डंपिंग।
इसके लिए ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, यानी कि जितनी भी हमारी जो आपने पढ़ा होगा या मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, हमारे ओजोन में परत में जो छेद हो गया है उसके लिए जो एक पहला जो कानून बनाया गया था वो था ओजोन प्रोटेक्शन लेयर, जो कि आपका मॉन्ट्रियल में है कनाडा, वो प्रोटेक्शन हुआ था, वो संधि हुई थी मॉन्ट्रियल संधि के नाम से। फिर कारण पता लगा 10 साल बाद, भाई ये कारण क्या है, उसके लिए कारण होते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, GHG गैसेज होती हैं जो कि हमारे हर साल हम पैदा करते हैं। ये वो गैसेज होती हैं जो कि इसके लिए जिम्मेदार है, इस छेद के लिए जिम्मेदार हैं। इसी वजह से इसके लिए एक और संधि की गई जो कि है क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि जापान के अंदर एक शहर है क्योटो, क्योटो की संधि के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 227, इसने हमसे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ फूड चेन। बताइए जो दिया गया है नीचे फूड चेन जो दी गई है, खाद्य श्रृंखला दी गई है, इस खाद्य श्रृंखला में कौन सा सही है। आपके ऑप्शन, खाद्य श्रृंखला है ग्रास, घास को खाता है, खरगोश, खरगोश को खाती है लोमड़ी। आपका ऑप्शन ए है डिकम्पोजर फूड चेन, ऑप्शन बी है डेट्रियस फूड चेन, ऑप्शन सी है ग्रेजिंग फूड चेन, ऑप्शन डी है पैरासिटिक फूड चेन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ग्रेजिंग फूड चेन, यह एक प्रकार की घासीय खाद्य श्रृंखला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 228 ने हमसे क्या पूछा है, इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज सप्लाई ऑफ मनी डैश। यह पूछ रहा है कि महंगाई के दौर में, जो महंगाई एवं कीमत के दौर में, बढ़ी हुई कीमतों के दौर में जो हमारी जो धनराशि होती है, धनराशि की जो मांग होती है, आपूर्ति जो होती है धनराशि की, उसके साथ क्या होता है। ऑप्शन ए है वह बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, ऑप्शन डी है वह घट जाती है, ऑप्शन सी रिमेन सेम या एक जैसे रहती है, या ऑप्शन डी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यह घटती या बढ़ती रहती है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये महंगाई से रिलेटेड एक संबंधित जो चीज है बता देता हूं। अक्सर होता क्या है, देखिए यदि सभी के लोगों में यदि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाए, यानी कि अगर किसी वस्तु, कोई आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उसके लिए 10 खरीदार हैं, तो उस वस्तु की अपने आप कीमत बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये क्या हुआ, 10 खरीदारों की जेब में जो पैसा है, मनी है, वो कहां से आई, इसका मतलब 10 लोगों की जेब में पैसे अधिक है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, लोगों की जेब में आपूर्ति जो है पैसे की वो अधिक है। जब पैसे की आपूर्ति बहुत अधिक हो जाती है तो हमारे अपने आप ही महंगाई बढ़ जाती है। इसका मतलब कि लोग अधिक से अधिक उस चीज को खरीद सकते हैं, तो उस चीज की प्राइसेस अपने आप बढ़ा दिए जाते हैं। इसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं महंगाई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 229, ये हमसे क्या पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड विद द लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। निम्न में से बताइए किसने संपत्ति के श्रम श्रम सिद्धांत का संबंधित है निम्न में से। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है जॉन लोके, ऑप्शन सी है JS मिल, ऑप्शन डी है JJ रॉसे। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉन लोके वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि भाई यदि कोई संपत्ति है, कोई नेचुरल संपत्ति है, अगर वह किसी की नहीं है तो वह सिर्फ उसी व्यक्ति की होगी जो इसके लिए परिश्रम करेगा, और बिल्कुल एप्रोप्रिएट परिश्रम करेगा, मतलब इसी के संबंधित ही अगर वह परिश्रम करता है तो यह संपत्ति उसी की हो जाएगी। अगर उसका कोई और स्वामी नहीं है तो यह पूर्णतया उस व्यक्ति की संपत्ति हो जाएगी जो इसके लिए परिश्रम करेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 230, ये हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल टेलीकॉम सिटी इन द फॉलोइंग। निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम वैश्विक दूरसंचार शहर है। आपके ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु जो है हमारी राजधानी है, कहाँ की, कर्नाटक की। दोस्तों अब यहाँ पर राज्य आ गया कर्नाटक, तो मैं कर्नाटक के विषय में थोड़ी सी बात बता दूं। कर्नाटक के अगर आपसे CM पूछे जाएंगे तो कर्नाटक के CM हैं येदुरप्पा जी, ठीक है जी, येदुरप्पा, अप्पा से याद कर लीजिए आप इसे, अप्पा हैं येदुरप्पा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जबकि यहाँ का अगर आपसे गवर्नर पूछा जाता तो ये गवर्नर है वजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 231, इसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 231, ये हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड फॉर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। निम्न में से भारत की वर्ष 2011 में हुई जनगणना का क्या उद्देश्य था या क्या थीम रखी गई थी। ऑप्शन ए है आवर कंट्री आवर फैमिली,
आवर ड्यूटी, आवर सेंसस, आवर फ्यूचर, ऑप्शन डी आवर कंट्री, आवर सेंसस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आवर सेंसस, आवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 232, इसने हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। ये बताइए कि अच्छी सरकार या अच्छी सरकार का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। ऑप्शन ए है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी या जवाबदेही। ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंटी, मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। ऑप्शन सी रेड टेपिज्म का मतलब है आपका लाल फीताशाही। ऑप्शन डी रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज। दोस्तों इस प्रश्न का देखिए आपके 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। वो कैसे, आपका जो ऑप्शन ए है अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, अगर हमारी अच्छी गवर्नेंस है यानी कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है तो उसकी बिल्कुल सभी चीजों की जवाबदेही हमारी सरकार की होगी। यदि हमारी सरकार के अंदर अच्छी सरकार के अंदर हम चाहते हैं कि वो है उसके अंदर पारदर्शिता पूरी हो, कोई भी किसी तरह की छुपाई ना जाए कोई भी बात, और हम चाहेंगे कि अच्छी जो सरकार बने उस सरकार के अंदर जो है कानून का राज हो, किसी तरह का कोई पार्शियलिटी, किसी तरह की किसी के साथ भेदभाव ना हो। और हम ये कभी नहीं चाहेंगे किसी सरकार के अंदर कि लाल फीताशाही होगा, मतलब कि किसी का फायदा किसी को मिले या कि अपने राजनीतिक कामों का फायदा वह अपने पर्सनल काम के लिए करे, निजी कारणों के लिए अपने राजनीतिक चीजों का फायदा उठाए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 233 ये हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी लैंग्वेज भाषा। ऑप्शन सी ओथ टेकिंग यानी कि शपथ ग्रहण। ऑप्शन डी सैलरीज ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल यानी कि जो भी हमारे अच्छे उच्च आयुक्त जो बोल लीजिए या हमारे जो उच्च अफसर होते हैं, अच्छे ऊपर वाले जो अफसर होते हैं उनके वेतन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सैलरीज ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूं, बाकी के जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये वाला जो है गुण, ये हमारे 4थी अनुसूची से लिया गया है। ठीक है, इसका वर्णन 4थी अनुसूची में होता है, जबकि जो भाषा से संबंधित जो भी हमारे वर्णन होता है वो है हमारे 8वीं अनुसूची से होता है। जबकि हमारी जो ओथ टेकिंग जो होती है, शपथ ग्रहण जो होता है हमारा, वो है 3री अनुसूची में होता है। और वही आपको जो मैंने बताई दिया है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ये हमारी दूसरी अनुसूची में इसके विषय में बताया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 234 से हमसे क्या पूछता है, 234 में इसने पूछा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। निम्न में से हमने किस देश से एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया है। यह प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है, अब भी रिपीट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर आता होगा। देखिए दोस्तों आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी इंग्लैंड। इंग्लैंड वही देश है, ब्रिटेन जिसे हम पहले ब्रिटेन भी कहते थे, और जहाँ की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, और जो कि हमारा कोहिनूर हीरा ले गए थे। इंग्लैंड के विषय में अब अगर आ ही गया तो थोड़ा सा बता देते हैं। इंग्लैंड के विषय में इसकी राजधानी पूछेगा तो कैपिटल है आपकी लंदन। लंदन के विषय में आपको पता ही होगा, इसकी राजधानी है लंदन। यदि लंदन है तो चलिए इसके विषय में थोड़ा बता दें। इसकी जो करेंसी है वो चलती है पाउंड स्टर्लिन। पाउंड स्टर्लिन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 235, क्वेश्चन नंबर 235, इसने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 235 पूछता है चालुक्य रूलर ये लोकेशन गलत है, ये पुलकेशन है। चालुक्य रूलर पुलकेशन विक्ट्री ओवर द हर्षवर्धन वाज इन विच ईयर। ये बताइए कि हर्षवर्धन के ऊपर चालुक्य नरेश पुलकेशन ने कब जीत हासिल की, कब विजय प्राप्त की। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 612 एडी, ऑप्शन बी 618 एडी, ऑप्शन सी 622 एडी, ऑप्शन डी 634 एडी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 618 एडी। यह वह सन है जब इन दोनों राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। जबकि आपको मैं बता दूं हर्षवर्धन वही राजा हैं जो कि कन्नौज के राजा हैं, और जबकि जो पुलकेशन थे ये साउथ के यानी कि उनके समय में चालुक्य का जो एरिया होता था वह आता था गुजरात, इनके मध्य में आता था गुजरात का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आता था, कर्नाटक पूरा आता था इनका, और इनका आंध्रा पूरा आता था, और केरल भी आता था। चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं। आपसे ज्यादातर पूछा जाता है हर्षवर्धन, पूछा जाता है कि ह्यूनसांग नामक जो चीनी यात्री था,
यूंगसांग नामक जो चीनी यात्री था वह किसके समय में आया, वह किसका समकालीन है, वह हर्षवर्धन के समय में आया था। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 236। इसने हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर वॉज मोस्ट ऑर्थोडॉक्स। निम्न में से कौन से सूफी संत के जो दिशा निर्देश हैं वो ज्यादा बहुमान्य हैं, सबसे अधिक जो माने जाते हैं किसके हैं। आपके चार ऑप्शन है चिश्ती, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी सरवारी कादरी, ऑप्शन डी नक्शबंदी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदी। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 237 प्रश्न संख्या 237 क्वेश्चन नंबर 237 क्या पूछता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एक ब्राह्मण इज यूज। एक ब्राह्मण नामक जो एक शब्द है वह किस राजा के लिए इस्तेमाल किया गया। आपका ऑप्शन ए है खेरवाला, ऑप्शन बी है सुशारमन, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन डी है गौतमीपुत्र सतकर्णी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। उन्हें ही एक ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 238 क्वेश्चन नंबर 238 इसने हमसे क्या पूछा है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी सेलेक्टेड फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यह बताइए भारत की आजादी का जो आंदोलन चला था उसमें सर्वप्रथम कौन सा भारतीय था जिसे एकल सत्याग्रह के लिए चुना गया था। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे ही वह शख्स हैं जिन्हें सबसे पहले आजादी की भारत की आजादी के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसमें एकल सत्याग्रह की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी, यह इन्हें चुना गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 239 क्वेश्चन नंबर 239 क्या पूछता है, माउंटबेटन प्लान उन जून 1947। माउंटबेटन का जून 1947 का जो प्लान था, योजना थी, वह किस प्रांत से संबंधित थी या वह किस प्रांत के लिए थी। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंध प्रांत, ऑप्शन बी पंजाब प्रांत, ऑप्शन सी बलूचिस्तान प्रांत, ऑप्शन डी जो है पूर्व पश्चिम प्रांत। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पूर्व पश्चिम के जितने भी एरिया था उस एरिया के लिए माउंटबेटन की योजना थी जून 1947 में जो इसने तैयार की थी। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 240 क्वेश्चन नंबर 240 इसने हमसे क्या पूछा है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। निम्न में से कौन सा मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, मेटामॉर्फिक वो होती हैं जो कि रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है, इन्हें रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है निम्न में से। आपका ऑप्शन ए है जेनेसिस, ऑप्शन बी है फाइलाइट, ऑप्शन सी है सैचिट्स, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। दोस्तों मैं बता दूं आपके तीन ऑप्शन जो हैं वह रूपांतरित चट्टान के हैं जबकि एक ऑप्शन में से अलग है। अब वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है एक प्रकार की इग्निशन रॉक होती है, अग्निय चट्टान होती है, एक प्रकार की इग्निशियस रॉक। ठीक है, ये जो ग्रेनाइट है एक प्रकार की इग्निशियस रॉक है। बाकी जो तीनों जो हैं ये जेनेसिस, फाइलाइट और सैचिट, ये तीनों जो हैं आपकी रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है जबकि ग्रेनाइट आपकी इग्निशियस अग्निय चट्टान का उदाहरण है। चलिए दोस्तों आज इस प्रश्न के साथ ही आज का सेशन हमारा एंड होता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बजने वाली घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की नई नोटिफिकेशन, डेली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत की तुरंत आ जाए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस एपिसोड के लिए। थैंक यू।